नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आज एक नए वीडियो में। और आज का जो वीडियो है वो है गुर्जर प्रतिहार वंश यानी गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के ऊपर। और जैसा कि मेरा पिछला वीडियो जब आपने देखा था पाला डायनेस्टी के ऊपर, तो मैंने आपको बताया था कि जो मध्यकाल रहा उस समय हम ट्राइपाटाइट स्ट्रगल जो त्रिगुटीय संघर्ष था पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में, उसी कड़ी में आज का ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ आपके बीच। जिससे हम अभी तक आपने पाल वंश के बारे में जाना, आज प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में बात करेंगे। और ये आपके सामने मैप है जिसमें आप देख पा रहे हैं गुर्जर प्रतिहार वंश का जो फैलाव है भारत में किस तरीके से है। मतलब पश्चिम से लेके पूर्व की ओर और उत्तर से दक्षिण तक आप देख पा रहे हैं एक बड़ा साम्राज्य। हालांकि ये जो साम्राज्य की जो सीमाएं हैं वो बढ़ती घटती रही हैं। और इसका और ये एक चित्र आप देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पर, जो है प्रतिहार डायनेस्टी के द्वारा जो चलाए गए सिक्के थे। तो वो एक मैंने सिंबॉलिक यहाँ लगाया हुआ है, इसको आप देख पा रहे हैं। तो बात करें गुर्जर प्रतिहारों के बारे में, तो सबसे बड़ी बात है प्रतिहार का अर्थ क्या है। प्रतिहार शब्द का अर्थ होता है द्वारपाल, दैट मीनिंग इज डोरमैन। यानी कि जो 8th सेंचुरी के में आप देखते हैं तो गुर्जर प्रतिहार मतलब एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरे। और एक ऐसी शक्ति जिसने जो मुस्लिम शासक जो अरबों का जो आक्रमण था वो उसको रोकने में सबसे बड़ा किसी का कंट्रीब्यूशन है, वो प्रतिहार डायनेस्टी का है। यदि प्रश्न पूछता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश सबसे ज्यादा क्या क्या उसका रोल था, तो सबसे बड़ा रोल ये था कि जो बाहरी आक्रमण था उसको इसने बहुत सफलतापूर्वक, खास करके अरबों का जो आक्रमण था उसको झेला। नहीं तो ये हो सकता था इतिहास में, यदि गुर्जर प्रतिहार वंश नहीं होता या उनका उनके शासक उस प्रकार से मजबूती से यदि प्रतिरोध नहीं करते, तो ये जो अरब थे वो हमारे भारत के अंदरूनी हिस्से में आ सकते थे। लेकिन ये श्रेय जाता है आपके गुर्जर प्रतिहार शासकों को। इसलिए प्रतिहार यानी कि द्वारपाल, यानी कि भारत की जो सीमा है उस पर ही वो चेक लगा रहे थे अरबों को। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। उसके बाद यदि मैं बात करूं, तो इसमें जब हम बात करेंगे तो भोजा वाज द प्रतिहार डायनेस्ट ग्रेटेस्ट टेम्परर। तो आप जानते हैं जो भोज है मिहिर भोज, एक्चुअली इनको नाम मिहिर भोज के नाम से है। एक परमार वंश के राजा भोज हुए, या जिनके जिनके नाम से कहावत है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ये जो कहावत है परमार राजा के लिए। और आज जो हम बात कर रहे हैं वो प्रतिहार राजा। तो ये इसको बहुत ध्यान रखना है, तो बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं इतिहास में पढ़ते समय, क्योंकि परमार वंश अलग है, उसका समय काल अलग है। और प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार जो है, इनका समय अलग है। और इन्होंने जहां पे शासन किया वो क्षेत्र भी थोड़ा सा अलग है। और त्रिगुट संघर्ष में गुर्जर प्रतिहारों ने भाग लिया था, न कि परमार वंश ने। ये ध्यान रखिएगा। तो गुर्जर प्रतिहार वंश जो है इसमें भोज सबसे महान शासक हुए। और इनका जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो ट्रिपाटाइट स्ट्रगल है, जो जो तीन राज्यों के बीच में संघर्ष है पाल और राष्ट्रकूटों के साथ, ये लगातार संघर्ष रहा। और गुर्जर प्रतिहार जो है मालवा और गुजरात के बाद कन्नौज के साथ राष्ट्रकूटों के लिए साथ लड़ाई ली। और जो यानी कि जो अपर गंगा वैली है उसके लिए इनके बीच में स्ट्रगल रहा। और साथियों, जो कि हिंदी में कन्नौज लिखा है उसमें थोड़ा सा टाइपो एरर है, तो उसको आप इग्नोर करेंगे। अब हम बात करें साथियों, जो गुर्जर प्रतिहार वंश में जो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि राष्ट्रकूट जो है उनके समय में ध्रुव और गोपाल तृतीय ने मालवा क्षेत्र में और क्या किया कि जो राष्ट्रकूट जो शासक थे, और तो इन्होंने प्रतिहार राजाओं को हराया। लेकिन राष्ट्रकूटों ने प्रतिहारों को 790 में और फिर 806 और 7 में भी हराया। और फिर वो वापस अपने दक्कन में चले गए। और एक प्रकार से पाल और इस बीच में पाल और प्रतिहार आपस में लड़ते रहे। उस समय प्रतिहार और राष्ट्रकूट आपस में लड़ते रहे। तो और जो संघर्ष हो रहा था वो कन्नौज को लेकर हो रहा था, यानी कि जो गंगा वैली है, जो गंगा घाटी है उसके ऊपरी हिस्से के लिए। और इस वंश के बारे में अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं, मैं जो बताना चाह रहा हूँ उसमें आपको जो महत्वपूर्ण बंधु है तो वो उन पे है। पहला कि प्रतिहार जो है
एक ऐसे शासक हुए जिन्होंने अरबों के आक्रमण को रोका, नंबर 1। नंबर 2, इनके प्रमुख शासक जो हुए मिहिर भोज हुए। तीसरी बात हम बात करें तो ट्राइपाइट जो स्ट्रगल है उसमें ये लोग आपस में पार्टिसिपेट किए, पाल और राष्ट्रकूट के साथ। चौथी बात, इनके समय में प्रसिद्ध कवि थे राजशेखर, जिन्होंने कर्पूर मंजरी और बहुत सारी किताबें हैं, जो उसमें लास्ट में और एक बार चर्चा करूंगा जब उनके साहित्य पे बात करेंगे। जो महेंद्रपाल, राजा महेंद्रपाल और उनके पुत्र महिपाल के दरबार में थे। तो आगे बढ़ें, तो आगे मैं बात करूं कि जो अब बात करते हैं कि गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रमुख शासक कौन थे। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो इस वंश की स्थापना की थी नागभट्ट प्रथम ने 730 से लेके 760 तक। ये ध्यान रखिएगा, मैं पूरी वंशावली भी अभी प्रस्तुत करूंगा आपके सामने, आपको पूरे राजाओं के नाम नहीं याद, ध्यान रखिए। क्योंकि देखिए इतिहास पढ़ते समय हमारी एक समस्या आती है कि अक्सर विद्यार्थी कंप्लेन करते हैं कि सर इतने सारे राजाओं का नाम, इतने सारे सन कैसे होंगे। बिल्कुल सही बात है, कोई भी बच्चा कंफ्यूज हो सकता है क्योंकि उसकी मेमोरी की एक अपनी कैपेसिटी है। लेकिन मैं उसका एक स्मार्ट तरीका ये बताऊंगा, पढ़ने के समय हमेशा एक स्मार्ट तरीका अपनाइए। स्मार्ट तरीका ये है कि आपको उन प्रमुख शासकों के बारे में बात करना है जिनका कुछ कंट्रीब्यूशन है। पूरी लंबी लिस्ट आपको नहीं है, लंबी लिस्ट मैं आपसे शेयर इसलिए करूंगा कि आपको पता होना चाहिए ताकि किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो, ये ध्यान रखिए। लेकिन आपको याद क्या करना है, उन्हीं चीजों को जो आप, मैं जो लिस्ट में अभी इनके बारे में डिटेल में बात कर रहा हूँ, आपको उनको डिटेल में पढ़ना है। और जो पूरी लंबी लिस्ट है वो आपके नॉलेज के लिए, ये मालूम हो कि हाँ इसमें इस वंश में 20, 25, 30 बड़े शासक रहे। लेकिन तीसों के तीसों को हमको याद नहीं करना है, हमको उनको ही याद करना है जिन्होंने कुछ योगदान किया है, चाहे राज्य के विस्तार में किया हो, चाहे किसी प्रकार के सांस्कृतिक गतिविधियों में, चाहे क्या, या उन्होंने कोई आर्किटेक्चरल कुछ काम किया हो, कुछ इस प्रकार की बात। तो ये ध्यान रखिए। और मैं आपको बार बार कहता हूं, इतिहास सामान्य चीजों को दर्ज नहीं करता है, असाधारण चीजों को और असामान्य चीजों को। युद्ध जो है सामान्य चीज है, इसलिए युद्धों के बारे में बात होती है। समाज में शांति की बात, शांति का इतिहास कोई नहीं पढ़ाता। नोबडी टीचेस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ पीस। आपने जो भी हिस्ट्री पढ़ा है वो हिस्ट्री इतिहास है आपस में लड़ाई का, एक एक साम्राज्य के दूसरे साम्राज्य पे आधिपत्य का। तो चूंकि ये सिलेबस का हिस्सा है तो हम उसी तरीके से बात करेंगे। मैं अभी शांति के इतिहास की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ उन प्रमुख राजाओं को याद रखिए। तो पहला है नागभट्ट फर्स्ट, जो 730 से 760 तक शासन किया। और नागभट्ट जो है इन्होंने अरबों के साथ इनका मतलब अरबों को रोकने में बड़ा योगदान नागभट्ट फर्स्ट का है। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि गुर्जर प्रतिहारों का जो सबसे बड़ा योगदान है ना, तो वो ये है कि वो अरबों को रोकने में किया। इसके अलावा इसके समय में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ। इसने अपना साम्राज्य गुजरात यानी पश्चिम में गुजरात से लेके ग्वालियर यानी कि मध्य प्रदेश तक अपना साम्राज्य स्थापित किया, और सिंध के पूर्व में अरबों के आक्रमण को चुनौती दी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, उसने राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग, जो है राष्ट्रकूटों के संस्थापक राजा थे, और उनके साथ इनका आपस में स्ट्रगल हुआ। और अब बता दूं कि 730 से 760 का बीच का कार्यकाल ये है। 753 में राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने अपने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी, और उसी समय इनका आपस में संघर्ष हुआ जिसमें कि प्रतिहार राजा नागभट्ट की पराजय। लेकिन ये जो पराजय थी बहुत अल्पकालिक थी। उसके बाद नागभट्ट ने अपने मतलब एक प्रकार से एक तरीके से ये किया कि गुजरात, मालवा, रचना कुछ जो शामिल थे उन राज्यों को छोड़ के फिर वो अपना शांतिपूर्वक आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद नागभट्ट के बाद दो दो राजाओं का नाम मिलता है, कक्कुक और देवराज। और इनके बारे में बहुत ज्यादा हम बात नहीं करेंगे। कक्कुक, और ये ध्यान रखना है कि नागभट्ट के बाद दो राजा हैं, कक्कुक और देवराज, लेकिन इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है। हम सीधा आएंगे। मैं पहले लिस्ट आपसे शेयर कर दूं। ये लिस्ट आप देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर दूं, आपको ये दिख रहा होगा। अब आप देख पा रहे होंगे नागभट्ट, ये पूरा कार्यकाल है, इसमें 17 राजाओं का नाम है। हम लेकिन जो प्रमुख राजा हैं उन्हीं पर बात करेंगे। जैसे पहला है नागभट्ट, फिर कक्कुक और देवराज के बारे में हम उस विस्तार में नहीं जाएंगे, लेकिन नागभट्ट द्वितीय के बारे में बात करेंगे। फिर हम रामभद्र के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ हम मिहिरभोज फर्स्ट के बारे में बात करेंगे। फिर इसके बाद महेंद्रपाल। फिर जो प्रमुख राजा हैं उनके बारे में बात करते हुए अंतिम में यशपाल तक। तो साथियों,
ये मैंने फिर से उस सिक्के का बारे में बताया, चूंकि ये महत्वपूर्ण है, इसलिए ये इसका चित्र आप देख पा रहे हैं। और आप अपने मैप में देख पा रहे हैं कि इनका जो है पूरा इधर बंगाल से लेके उधर आपका इधर मुल्तान तक और इधर सिंध तक और इधर आपका गुजरात तक पूरा साम्राज्य विस्तार है। इसमें मध्य प्रदेश का भी हिस्सा आपका कवर करता है। दूसरे जो आपको मैंने नाम बताया उसमें जो प्रमुख राजा हुए वो थे देवराज के बाद वत्सराज, देवराज के पुत्र वत्सराज। और इनके समय में इन्होंने अपनी राजधानी उज्जैन को बनाई। और इन्होंने बाद में भांडी वंश के एक छोटा सा राज्य मिलता है, और उसको हरा के इन्होंने फिर कन्नौज पे शासन स्थापित किया। और आपको मैं फिर से कहूंगा, हिंदी वाले में कन्नौज की स्पेलिंग गलत है, उसको इग्नोर करेंगे। और इसके बाद कन्नौज, जब कन्नौज जो है फिर वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित है, और उसको इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। और कन्नौज पर कब्जा करने की जो उनकी महत्वाकांक्षा थी, उन्हें बंगाल और पाल शासक धर्मपाल और राष्ट्रकूट ध्रुव इस यहाँ से, हम जैसे पहले दंती दुर्ग ने आपको देखा था, नागभट्ट फर्स्ट को हराया था, अब यहाँ से फिर से पुनः संघर्ष प्रारंभ होता है। और ये पालों के साथ, यानी कि और धर्मपाल राजा और राष्ट्रकूट राजा ध्रुव के साथ इस संघर्ष में फिर से शामिल हो जाते हैं। तो वत्सराज के ही कार्यकाल में क्या हुआ, त्रिपक्षीय जो ट्रिपटाइट जो स्ट्रगल है वो स्टार्ट हुआ। और इस स्ट्रगल में किसने हराया, ध्रुव ने वत्सराज को हरा दिया। हराने का मतलब ये नहीं है कि पूरा साम्राज्य खत्म हो गया। आपको ये भी ध्यान रखना है साथियों कि बार बार मैं आपसे बता दूं कि जब हम युद्ध दो साम्राज्यों के बीच में युद्ध होता है और एक राजा दूसरे को हरा देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो राजा खत्म हो गया। यानी कि हो सकता है कुछ हिस्सा उसको छोड़ के पीछे हटना पड़े, लेकिन उसका साम्राज्य बना हुआ। तो वत्सराज के हारने का मतलब ये नहीं था कि गुर्जर प्रतिहार वंश खत्म हो गया, वो बना हुआ था, लेकिन उसको कुछ पीछे खिसकना पड़ा। और इस प्रकार से वत्स और बाद में हालांकि इसके समय ये हुआ कि ध्रुव ने जब वत्सराज को हराया और उसने कन्नौज पर कब्जा कर लिया। और उसके बाद वत्सराज के बाद जो उसका बेटा नागभट्ट द्वितीय, जो उसका उत्तराधिकारी था, जो 800 से लेके 833 तक शासन करता है। और नागभट्ट द्वितीय ने पुनः क्या किया, सिंध पे, आंध्र पे और विदर्भ पे, विदर्भ यानी कि जो नागपुर वाला हिस्सा, आंध्र प्रदेश वाला हिस्सा, कुछ हिस्सों पे इसने अपनी फिर से शक्ति को एक प्रकार से रीऑर्गेनाइज किया, अपने पावर को फिर से रिस्टैब्लिश किया। और इसने फिर से साम्राज्य का फिर से अपने विस्तार की नीति को ये किया, कॉन्क्वेस्ट और एक्सटेंशन की जो पॉलिसी है उसको आगे बढ़ाया। और इसने उड़ीसा, यानी कलिंग यानी कि उड़ीसा वाला क्षेत्र, विदर्भ यानी नागपुर का क्षेत्र, सैंधव यानी सिंध वाला क्षेत्र, आंध्र यानी आंध्र वाला क्षेत्र, ये पूरे क्षेत्रों को इसने अपने इसमें किया। और इसने सबसे बड़ी बात है, पश्चिम में जो तुरुष्क मुसलमान थे उनको पराजित किया और अपने अधीन कर लिया। और कन्नौज, नागभट्ट ने कन्नौज पर आक्रमण किया। और चक्रा युद्ध, जो ध्रुव था, ध्रुव ने जब वत्सराज को हराया था, तो वो अपना एक प्रतिनिधि, क्योंकि देखिए जो राष्ट्रकूट जब वो जीत जाते थे तो वो डायरेक्ट शासन नहीं कर रहे थे, वो अपना एक प्रतिनिधि रख देते। तो चक्रा युद्ध करके थे, उनको उन्होंने अपना प्रतिनिधि बनाया था, जिसको कि नागभट्ट ने हराया। और नागभट्ट अटैक्ड कनौज एंड आफ्टर डिफीटिंग चक्रा युद्ध उसको ऑक्युपाई कर लिया। और इसके बाद नागभट्ट को हराने के बाद वो बिहार और मुंगेर का क्षेत्र में भी प्रवेश किया। और अ, लेकिन समस्या ये रही कि बिहार और उधर बढ़ा तो, लेकिन बहुत लंबे समय तक उस पे अपना पावर को रख नहीं पाया। नागभट्ट सेकंड की ही बात कर रहे हैं हम लोग साथियों, जो कि अब वो अ, नागभट्ट सेकंड को शुरू में राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय हराता है, लेकिन बाद में मालवा को राष्ट्रकूटों ने मतलब पहले वो हराता है, गोविंद थर्ड जो है वो नागभट्ट को हराता है। आपको ध्यान रखना है कि किस राजा के साथ किसका संघर्ष हुआ। वत्सराज के साथ ध्रुव को ने हराया था, नागभट्ट को गोविंद तृतीय ने हराया, लेकिन फिर बाद में अपना जो जो खोया हुआ राज्य था उसको फिर से पा लिया। फिर नागभट्ट ने गुजरात का सोमनाथ मंदिर जो है उसका उसका फिर रिकंस्ट्रक्शन कराया था,
जो कि सिंध में अरबों ने उसको तोड़ दिया था, उसको फिर से वो रिकंस्ट्रक्ट कराता है। ये इसका बड़ा काम है, ये इसको ध्यान रखना, क्योंकि जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है उसको आप जरूर याद करें। कन्नौज के में गुर्जर प्रतिहार का ये केंद्र बन गया। और इसके समय में एक और बात, नागभट्ट द्वितीय के जो पुत्र था वो रामभद्र, मतलब बहुत पावरफुल नहीं था, वो बहुत कमजोर था। और उस समय बंगाल के जो पाल वंश के जो शासक थे देवपाल, उसने रामभद्र को हरा दिया। लेकिन रामभद्र इस प्रकार से थोड़ी सी शक्ति कमजोर हुई, लेकिन उसका जो पुत्र मिहिर भोज, वो बहुत एक प्रकार से कह सकते हैं कि प्रतिहार वंश में एक प्रमुख शासक के रूप में उभरता है। मिहिर भोज को भोज वो प्रथम भी कहते हैं, और ऐसे मिहिर भोज भी कहा गया है। और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो ग्लोरियस चैप्टर है जो प्रतिहार का, वो कहते हैं, माना जाता है कि मिहिर भोज के समय हुआ। वो 836 से 885 तक, लगभग 46 ईयर्स उसने शासन किया, और बहुत लोकप्रिय भी था। और इसने अपने साम्राज्य का पुनर्गठन भी किया। हालांकि इसका ट्राइपाटाइट स्ट्रगल में भी देखने को मिलता है, और इसमें इसकी पराजय भी देखते हैं हम लोग। और इसने कन्नौज जिसको महोदय नगर भी कहा जाता है, उसको राजधानी बनाया। और मिहिर भोज का एक बड़ा कॉपर प्लेट शिलालेख में जानकारी मिलता है महोदय नगर के बारे में। और ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था। और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है कि आदि वराह की उपाधि किस राजा ने ली। ये ध्यान रखिए कि आदि वराह की उपाधि वही मिहिर भोज ने ली। और ये वैष्णव धर्म का था, इसलिए वराह जो है, वराह वराह जो अवतार है, विष्णु के 10 अवतारों में से एक अवतार वराह का अवतार है। तो ये चूंकि विष्णु का उपासक था और उसका मानने वाला था, इसने अपने को आदि वराह की उपाधि खुद से उसको एज्यूम किया, जो टाइटल है। इसने अरबों को हराया, और चंडाल और कलचुरी, इन राजाओं को भी हराया। और अरब यात्री के अनुसार जो अल मसूदी वगैरह आते हैं, कहते हैं कि इसको कहते हैं कि इसके सबसे जो घुड़सवार सेना थी बहुत मजबूत थी। और इसको अल मसूदी ने इसे राजा बौरा एक उपाधि के तौर पर दी। ये भी प्रश्न पूछा जाता है अक्सर कि राजा बौरा की उपाधि किसे दी गई, तो किंग बौरा के नाम से भी अल मसूदी लिखता है। और इसने अरबों को हराया था। देखिए, महत्वपूर्ण ये है, मैंने बार बार कहा कि यदि हम उत्तर की कोई शक्ति की बात करते हैं तो गुर्जर प्रतिहार उसमें से सबसे पहला आता है, जिसने बाहरी आक्रमण को सबसे ज्यादा रोका। जिस प्रकार से हम देखिए, अब साथियों, मैं एक बताऊं इतिहास की विडंबना, जितना हम पृथ्वीराज चौहान के बारे में बात करते हैं, राणा सांगा के बारे में बात करते हैं, महाराणा प्रताप के बारे में करते हैं, लेकिन हम प्रतिहार वंश के राजाओं के जो ग्लोरियस हिस्ट्री के बारे में बात उस ताकत के साथ नहीं करते। ये कमी रही है इतिहासकारों की भी, और हम लोगों की। मैं कहता हूं कि ये हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने उस पर बात नहीं की। तो मिहिर, ये जो प्रतिहार वंश है, इसकी सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, मैं ये मानता हूं कि राष्ट्रकूटों से भी हारे, पाल वंश से भी हारे, लेकिन इसके बावजूद उत्तर की सीमा को किसी ने सुरक्षित रखा, तो वो था गुर्जर प्रतिहार वंश। तो हेड्स ऑफ है कि मतलब इन लोगों ने उस प्रकार से अपनी पश्चिमी सीमा को सुरक्षित किया। अब हम बात करेंगे महेंद्रपाल के बाद राजा। और देखिए, राजा भोज के बाद हम देखते हैं महेंद्रपाल का शासन। और इसने भी अपने साम्राज्य को नर्मदा के पार, यानी कि एमपी के पास, और इधर उत्तर में हिमालय तक, और पूर्व में बंगाल, और पश्चिम में सिंध तक फैलाया। ये बहुत बड़ा इसका साम्राज्य रहा। और महेंद्रपाल ने आर्यावर्त के महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। और इसके समय में जो संस्कृत के महान प्रकांड विद्वान थे, और पोएट थे, क्रिटिक थे, राजशेखर, और तो उन्होंने वो उसके इनके दरबार में थे, जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा। यहाँ पे स्पेलिंग हिंदी में देखेंगे तो वो गलत लिखा हुआ है, ये टाइपो एरर है। और इसको मैं बार बार कहूंगा कि इसको इग्नोर करिए और सही स्पेलिंग को लिखिए, है ना। तो ये सौरसेनी प्राकृत भाषा में लिखी गई है, कर्पूर मंजरी। इसके अलावा काव्य मीमांसा, बाल भारत, भृंजिका, विद्यसाल भंजिका, प्रपंच पांडव, ये इनकी प्रमुख कृति। और मैं बता दूं कि इस बार मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में या इस प्रकार के, या किसी भी लोक सेवा आयोग परीक्षा में, या किसी भी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में इन किताबों को बहुत पूछता है। खासकर से कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, ये किताबें हैं। विद्यसाल भांजिका,
और प्रपंच पांडव, ये सब उनकी प्रमुख कृतियां हैं, जिनको ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं महिपाल के बारे में। उसके बाद जो प्रमुख शासक थे, मैं अभी, आप ध्यान रखिएगा कि ये लगातार हो सकता है बीच में क्रम टूट भी रहा हो, तो आप उसको इग्नोर करिएगा। क्यों? क्योंकि हम उन्हीं शासकों के बारे में बात कर रहे हैं जिनका कुछ महत्वपूर्ण योगदान था। अब महिपाल की जब मैं बात कर रहा हूँ साथियों, तो महिपाल का जब राजक बना, तो इसके समय में अब डाउनफॉल, मिहिर भोज के बाद आपने देखा महंतपाल, और उसके बाद महिपाल। महिपाल के समय तक आते आते फिर प्रतिहार वंश डाउनफॉल की तरफ जाता है। अब इसमें इसको जो है राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय ने हराया था, और एक प्रकार से कन्नौज को पूरा तरीके से नष्ट कर दिया था। अ, और एक प्रकार से कह सकते हैं कि चूंकि गुजरात में इनका था आधिपत्य, लेकिन समुद्र तक, यानी कि एकदम बॉर्डर, जो भारत का जो समुद्री सीमा है वहां तक ये नहीं पहुंच पाए थे, तो इसको राष्ट्रकूटों ने अपने इसमें ले लिया। और इसके बाद जो प्रमुख शासक देखने को मिलता है वो है राज्यपाल। और राज्यपाल को कृष्ण तृतीय जो राष्ट्रकूट शासक है उसने हराया था। और राष्ट्रकूट शासक जो इसने हराया, और महमूद गजनवी ने जब कन्नौज पे आक्रमण किया, तो उस समय जो शासक था राज्यपाल, और उसको युद्ध छोड़ने की, और मतलब युद्ध से एक प्रकार से पलायन कर गया, उसको बैटल छोड़ने के लिए से, और वहां से पलायन कर लिया। और बाद में विद्याधर चंदेल जो थे, उन्होंने उसकी हत्या, राज्यपाल की हत्या कर दी थी। जो चंदेल राजा विद्याधर थे, उन्होंने उसकी हत्या कर दी। और अंत में जो सबसे अंतिम राजा के नाम पे हम देखते हैं वो है आपका यशपाल, जिसने लगभग 1024 से लेके 1036 तक शासन किया। और इस प्रकार से 1090 के आसपास कन्नौज पे गंधा वालों करके एक जो है उनका ये शासन स्थापित। इसी में मैं बात करूं आगे, यदि हम वास्तुकला की बात करें, तो देखिए ये तो हुआ कि मैंने एक पॉलिटिकल बताया कि ये राजा थे, नागभट्ट फर्स्ट, उसके बाद वत्सराज, फिर नागभट्ट द्वितीय, फिर मिहिर भोज, ये प्रमुख शासक हैं। तो इनके इनके बाद यदि हम अब बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं इनके आर्किटेक्चर की। तो इनको महू गुर्जर शैली भी कहा जाता है, और इसमें इनका अपना योगदान है। आप देख पा रहे हैं ग्वालियर के पास इनका एक मंदिर है, जिसको हम तेली का मंदिर कहते हैं। आप स्क्रीन पे आप देख पाएंगे, इसको मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ, आप देख देख पा रहे हैं। ये एक मंदिर का एक हिस्सा है जो देख पा रहे हैं, और एक दूसरा इसका एक 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 हिस्सा आप इस पे देख पा रहे हैं। इसकी भव्यता, जैसे ही हम ग्वालियर पैलेस के किले की तरफ जाते हैं, तो ये बहुत पहाड़ के ऊपर बनाया गया है, और ये बहुत खूबसूरत मंदिर है। और तेली का मंदिर, इसमें शिव, विष्णु और मातृकाओं को समर्पित किया गया है। और इस मंदिर की खासियत ये है कि इसका जो गर्भगृह है वो स्क्वायर शेप में ना होके ये जो है एक प्रकार से आयताकार है। मतलब रेक्टेंगल शेप में है, टिपिकल स्क्वायर वन नहीं होके सेंटम है, रेक्टेंगुलर सेंटम है ये। और ये नागर शैली में बना हुआ है, नागर स्टाइल में, और वल्लभी प्रसाद इसका बना के हिसाब से। और इस ये मंदिर जो है प्रतिहार गोपागिरी शैली में का वास्तुकला का पर आधारित है। और ये म्यूजिकल हार्मोनिक्स पर आधारित डिजाइन है, यानी इसको आपको ऐसा लगेगा कि मतलब संगीत इसके का प्रभाव इसमें आपको दिखाई देता है। तो तेली का मंदिर ग्वालियर में है, महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ओशिया का जैन टेम्पल। ये आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, ओशिया का जैन टेम्पल, उसी का एक दृश्य उसकी दीवार पर, ये जो जैन मंदिर का है, ये तीसरी एक तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और ये राजस्थान के जोधपुर जिले में बना हुआ है, महावीर जैन टेम्पल। ओशियान एक जगह है जोधपुर जिले में, वहां पे है। और ये ओशवाल जैन समुदाय के द्वारा महत्वपूर्ण तीर्थ है उनका। और ये मंदिर पश्चिमी भारत का सबसे पुराना जीवित मतलब जो अभी भी लाइव है, उन मंदिरों में से है। तो देखिए ये जो क्या होता है, हिंदी अनुवाद जो है ना, उसमें थोड़ा सा इसको भी आप इग्नोर करिएगा, क्योंकि टेम्पल इज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग जैन टेम्पल इन द वेस्टर्न इंडिया। मतलब अभी जो जितने जो बचे हुए हैं उनमें से ये ओल्डेस्ट टेम्पल में से एक है, ओशिया का महावीर जैन मंदिर। ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद आते हैं हम लोग बटेश्वर का हिंदू मंदिर। और ये जो मंदिर है मध्य प्रदेश में है,
और उसका ये दृश्य देखिए, ये 200 बलुआ पत्थर वाले मतलब बलुआ पत्थर के ऊपर इसको बनाया गया है और ये पूरा एक मंदिरों का समूह है बहुत सारा, है ना? और इसका निर्माण ये गुर्जर प्रतिहार शैली में ही इसको माना जाता है और इसमें शिव, विष्णु और शक्ति को समर्पित है ये मंदिर। तो ये है बटेश्वर हिंदू मंदिर। इसके अलावा अगला जो है वो है बरौली का मंदिर जो राजस्थान में है, चित्तौड़गढ़ जिले में रावत भाटा शहर ये बरौली गांव में स्थित है। इसको घाटेश्वर महादेव मंदिर भी कहा। ये जो आप देख पा रहे हैं जो मंदिर, ये जो मंदिरों का समूह है उसमें बरौली मंदिर परिसर के अंतर्गत घाटेश्वर महादेव मंदिर है। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में किया गया। ये भी गुर्जर प्रतिहार शैली में है। लेकिन इसके कुछ हिस्से को मुगल जो बादशाह औरंगजेब थे उन्होंने इसको नष्ट किया है। तो ये आप देख पा रहे हैं इसको जो इसमें कॉम्प्लेक्स ऑफ 8 टेम्पल्स इज सिचुएटेड विद इन अ वॉल्ड इंक्लोजर। ये जो 8 मंदिरों का समूह है जिसमें से आप 1 या 2 मंदिर आप देख पा रहे हैं, 8 मंदिरों का समूह है एक पूरे इस कैंपस में ये बना हुआ है। तो इट वाज डिस्ट्रॉयड बाय औरंगजेब। और मैं राजशेखर के बारे में बात कर चुका हूँ और मैंने बताया है कि राजशेखर की जो किताबें हैं कौन सी किताबें हैं, जिनमें से कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, बाल भारत, काव्य मीमांसा, भुवन कुश, हरविलास, ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जो महत्वपूर्ण है। तो साथियों आज के लिए इतना काफी है और मैं बहुत जल्द जो ट्रिपटाइट स्ट्रगल में मैंने पाल पे बात की और प्रतिहार पे बात की, अगला जो वीडियो होगा मेरा वो होगा आपका राष्ट्रकूट वंश पे। इसको आपको ध्यान रखना है। तो keep watching my videos, like, share and subscribe. Thank you so much.